हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, ये हमारी वीडियो सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आपका जो आरओ आरओ का एग्जाम है उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पर हम ले रहे हैं, और ये क्वेश्चंस हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में हैं। जो भी मीडियम आपके लिए कन्वीनियंट हो उसको आप रेफर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस देखने से पहले यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं सीरीज से, तो इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा। अलाउद्दीन खिलजी जो थे ये पहले सुल्तान थे दिल्ली के, जिन्होंने लैंड को मेजर करवाया था, यानी कि भूमि की पैमाइश के आदेश दिए थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। फिरोज शाह फिरोज शाह तुगलक जो थे, इन्होंने इक्ता सिस्टम को बैन करवा दिया था, क्योंकि हेरिडिटरी ट्रांसमिशन होता था, यानी कि वंशानुगत हस्तांतरण होता था भूमि का, इसलिए इन्होंने इसको बैन करवा दिया था। तो अगर आप फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ चुके हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया है, तो आपको याद होगा कि इन्होंने इसको बढ़ावा दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि ये जो इक्ता सिस्टम है उसको हेरिडिटरी कर दिया था इनके समय पर। राइट, तो इसलिए ये इसको बैन क्यों करवाएंगे। ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट 1। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहले में कहा गया है जो डिफरेंट मार्केट्स थे उस समय के, कमोडिटीज के, स्लेव्स के, हॉर्सेस के, इन सबको इंटीग्रेट कर कर एक मार्केट में कन्वर्ट कर दिया गया था। यानी कि डिफरेंट जो मार्केट हुआ करते थे वस्तुओं के, दासों के, घोड़े के जो मार्केट्स थे, इन सभी बाजारों को एक ही बाजार में एकीकृत कर दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय पर इन सभी के अलग अलग बाजार जो थे वो मेंटेन किए जाते थे। राइट, दूसरा देख लेते हैं। लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जहां पर टैक्सेस जो थे वो भूमि के मेजरमेंट के बाद डिसाइड किए गए थे। राइट, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। इनके समय पर भूमि सुधार लागू किया गया था, जहां पर भूमि की माप करने के बाद उसके टैक्सेस तय किए गए थे। यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से दिल्ली सल्तनत से ही संबंधित क्वेश्चन है। क्या कहा गया है। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान को उसके प्रशासन में कई विभागों और अधिकारियों के द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। इन विभागों के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला है, दीवान इंशा जो होते थे ये शासक और अधिकारियों के बीच पत्राचार से संबंधित थे। ठीक है, दीवान इंशा की बात हो रही है। ये डील करते थे कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द रूलर एंड ऑफिशियल से। दीवान आरिस जो थे ये मस्जिदों, मकबरों और मदरसों के निर्माण और रखरखाव के लिए अनुदान से संबंधित थे। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर पहला वाला तो बिल्कुल सही है, दीवाने इंशा का ये काम होता था, लेकिन दीवाने आरिस जो थे उनका ये काम नहीं था। दीवाने आरिस जो थे इनका संबंध मिलिट्री से था। ठीक है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, केवल पहला वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन ए सही होगा। राइट, और दीवाने आरिस जो था इसको मैनेज किया जाता था, जिस व्यक्ति को बोले दीवाने आरिस तो डिपार्टमेंट हो गया, जो व्यक्ति उसको मैनेज करते थे उनको बोलते थे आरिस ए ममालिक। ठीक है, और दीवान आरिस का जो ये डिपार्टमेंट था ये किसने स्टैब्लिश किया था, ये स्टैब्लिश किया गया था बलबन के द्वारा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। कहा गया है उनका शासन जो है वो सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने सोने और चांदी के सिक्कों को प्रसारित करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई थी, और भारत में दीनार के रूप में सोने के सिक्के भी पेश किए थे। अब हमको पहचानना है वो कौन से शासक थे। तो पहला जो स्टेटमेंट है उसी से आप पहचान सकते हैं कि ये कौन से शासक थे। तभी चारों ऑप्शंस देख लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, मीर कासिम, औरंगजेब और खिलजी। ठीक है, तो आपको पता है आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट है। राइट, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है, फतवा ए जहांदारी। पहली बात तो बुक्स हमें जरूर पता होनी चाहिए, ये सारी बहुत बार पूछी गई है। फतवा ए जहांदारी किसकी किताब है, जियाउद्दीन बर्नी की। अब ये किससे संबंधित है, ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मुगल एम्पायर से संबंधित है, यानी कि मुगल साम्राज्य के आर्थिक सिद्धांत, या फिर पॉलिटिकल आइडियल्स जो मुस्लिम रूलर्स के द्वारा परस्यू किए जाते थे।
उसके बाद क्राइम और पनिशमेंट जो इस्लाम में था उससे संबंधित है, या फिर अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स टू साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया के यात्रियों का विवरण है। तो देखिए, अगर आपको पता हो तो बर्नी जो थे ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पर थे, तो मुगल एम्पायर से तो इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये ऑप्शन हट गया हमारा। उसके बाद ये दोनों थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, ट्रैवलर्स का अकाउंट भी नहीं होगा। ठीक है, बर्नी अगर उनके कोर्ट में थे तो ट्रैवलर्स का अकाउंट क्यों ही रखेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा सा लॉजिक लगाकर चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं और एक ऑप्शन की तरफ पहुंच सकते हैं। राइट। तो ये बेसिकली बी ऑप्शन होगा यहाँ पर, क्योंकि ये बताते थे उस समय पर कोर्ट में इन्होंने बताया था कि कैसे जो मुस्लिम शासक है उनको कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो फतवा ए जहादारी में इन्होंने पॉलिटिकल आइडियल्स बताए हैं जो कि एक मुस्लिम रूलर को फॉलो करने चाहिए। तो इसका ये इस किताब में इन्होंने इसके बारे में विवरण दिया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, तकावी लोन्स। तकावी लोन्स जो थे मध्ययुगीन भारत में, ये भी हमारा दिल्ली सल्तनत के टाइम पर ही है, आते हैं तकावी लोन्स। इनका संबंध किससे था? कृषि में सुधार करने से संबंधित थे, धार्मिक मंदिरों का निर्माण करने से संबंधित थे, शहरों में बाढ़ बचाने वाले तटबंधों का निर्माण करने से संबंधित थे, संप्रभु ऋण चुकाने से संबंधित थे। ठीक है, तो तकावी लोन्स जो थे ये बेसिकली एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने से संबंधित थे। ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये दिए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में? पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के मामलों में हिंदुओं और मुसलमानों के साथ एक जैसा व्यवहार किया इन्होंने, और दास प्रथा का उन्मूलन किया, अनाथों व विधवाओं की देखभाल हेतु सरकारी विभाग की स्थापना करी। इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे फिरोज शाह तुगलक के, उनमें से ये कौन सा मेजर सही है? राइट। तो सबसे पहले वाला देख लेते हैं फिर से एक बार। इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ एक जैसा ट्रीट किया था, ट्रीटेड अलाइक। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये थोड़ा सा उलेमाओं के प्रभाव में थे और उनकी बातों को मानते थे, तो इन्होंने एक जैसा ट्रीट नहीं किया था। ऑप्शन फर्स्ट वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। इन्होंने स्लेवरी की प्रैक्टिस को एबॉलिश कर दिया, समाप्त कर दिया। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इनके समय पर मैक्सिमम स्लेव्स थे। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तो पहला और दूसरा गलत हो गया, तो अपने आप तीसरा सही होगा हमारा। देख लेते हैं, इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनवाया था अनाथों और विधवाओं के लिए। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है यहाँ पर? इसमें लिखा हुआ है मध्यकालीन भारत में सराय का उद्देश्य क्या प्रदान करना था? ये यात्रियों और तीर्थयात्रियों के अस्थायी आवास प्रदान करता था, तपस्वियों के लिए चर्चा स्थल था, स्थानीय शिकायतों के समाधान के लिए स्थान था, या फिर शाही घरानों को श्रद्धांजलि देने का स्थान था। तो सराय बेसिकली क्या हुआ करते थे? ये टेम्पररी अकोमोडेशन थे, यानी कि जो भी यात्री और तीर्थयात्री थे इनको अस्थायी आवास प्रदान किया जाता था सरायों के माध्यम से। राइट। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1334 के अंत में जो एक प्रसिद्ध यात्री थे इब्न बतूता, ये दिल्ली सल्तनत के अधिकारी आधिकारिक रोजगार की तलाश में दिल्ली आए थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के समय पर आए थे, बेसिकली ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर थे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर किसके रूप में कार्य किया था? तो ये मोरक्को से आए थे इब्न बतूता, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आए थे और इनको दिल्ली में काजी अपॉइंट किया गया था। काजी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? जज। ठीक है, तो अनुवादक, सैन्य कमांडर, डॉक्टर ये सब कुछ नहीं थे, ये एक जज के रूप में इन्होंने यहाँ पर कार्य किया था। राइट, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इनमें से किसने संस्कृत व्याकरण पर पतंजलि के जो कार्य हैं इनका अरबी में अनुवाद किया था? तो वो अलबरूनी थे, अमीर खुसरो थे, इब्न अबी इशाक थे, या फिर अल इदरीसी थे? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर? यहाँ पर अलबरूनी वो व्यक्ति थे जिन्होंने पतंजलि का, संस्कृत में जो पतंजलि ने ग्रामर लिखी थी उसको अरेबिक में परिवर्तित किया था। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन आपसे ये है कि अलबरूनी जब भारत आए थे किसके साथ आए थे? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का जो समय था इसमें बंदगान कौन थे? ठीक है, बंदगान कौन थे?
ये रॉयल जासूस को अन्य राज्यों में तैनात किया जाता था, उनको कहा जाता था बंदगान, या फिर राजघराने के द्वारा नियुक्त अनुवादक और लेखक थे, या फिर घुड़सवार सैनिकों को पहाड़ी क्षेत्रों में नियुक्त करने वालों को कहा जाता था। यहाँ पर हिंदी में एक ऑप्शन मिसिंग है। या फिर ये लोग स्पेशल स्लेव्स थे जिनको मिलिट्री सर्विस के लिए परचेज किया जाता था। तो इनमें से वो कौन हो जाएंगे? बंदगान ये तीसरे वाले ही हो जाएंगे। ठीक है, ये स्पेशल प्रकार के स्लेव्स होते थे, गुलाम होते थे, जिनको मिलिट्री सर्विस के लिए अपॉइंट किया जाता था, उन्हीं को बंदगान कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए विशेष दास थे। ठीक है, जो हिंदी में मिसिंग है वो बता दिया मैंने। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के बारे में हमको सही कथन बताना है, जो भारतीय महाद्वीप के सांस्कृतिक इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ठीक है, ये जो थे अमीर खुसरो, इन्होंने केवल फारसी में कविताएं लिखी थी। इनको कव्वाली का जनक भी माना जाता है। ठीक है, अब ये दोनों सही है या दोनों गलत है, क्या बताना है? तो इन्होंने सिर्फ पर्शियन में नहीं लिखी थी, सिर्फ फारसी में नहीं लिखी थी, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। लेकिन दूसरा सही है, क्योंकि इनको कव्वाली का जनक माना जाता है। राइट, इनको भारत में तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स इनसे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको देख लेते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अमीर खुसरो का अगर हम देखें तो इन्होंने सितार को इन्वेंट किया था। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद ख्याल और तराना प्रकार की जो उस समय पर म्यूजिक होती थी, उसका भी इन्वेंशन इन्हीं के द्वारा किया गया था। राइट, और फिर इनसे संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हो जाते हैं कि ये किसके शिष्य थे? ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। राइट, और उसके बाद इन्होंने कई सारी भाषाओं में लिखा था। इन्होंने सिर्फ पर्शियन में नहीं लिखा था, इन्होंने किसमें लिखा था? इन्होंने हिंदवी में लिखा था, खड़ी बोली से भी ये संबंधित थे, खड़ी खड़ी बोली का विकास इनके द्वारा किया गया था। राइट, तो कई विभिन्न भाषाओं में इन्होंने लिखा था, जिसमें टर्किश भी आ जाती है, अरेबिक भी आ जाती है। राइट, उसके बाद इनसे संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो एटा के पास पटियाली नामक जगह है, एक पटियाली नामक जगह है एटा के पास, यूपी में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। राइट, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। देन इनके द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं, कई सारी किताबें हैं, कुछ के नाम हमें याद करने हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो किताबों का संबंध किससे। इन्होंने जैसे मान लीजिए किताब लिखी थी किरान उस सादेन। ठीक है, किरान उस सादेन इनकी किताब है, तो इसमें इन्होंने किसके बारे में लिखा है? इन्होंने कैकूबाद और बुगरा खान के बारे में लिखा है। ठीक है, रख लीजिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। एक इनकी किताब है नू ए सिपिर। ठीक है, नू ए सिपिर, ये किससे संबंधित है? ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो थे, इनके समय पर कैसी पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन थी, उससे संबंधित है। देन एक किताब इन्होंने लिखी थी, एक किताब है इनकी खजाइन उल फुतूह। ये किससे संबंधित है? ये अलाउद्दीन खिलजी के जो अचीवमेंट थे उससे संबंधित संबंधित है। एक किताब इन्होंने लिखी थी तुगलकनामा। तो ये जो तुगलकनामा किताब थी, इसका संबंध किससे था? ये तुगलकों से संबंधित थी, जिसमें इन्होंने बताया था कैसे गियासुद्दीन तुगलक जो थे, उन्होंने खुसरो खां को पराजित किया। राइट, इनकी जो किताबें हैं उनको आपको देखना है, और साथ में आपको उनका क्या सब्जेक्ट था, क्या टॉपिक था, वो भी पता होना चाहिए। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और आप अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहें तो टेलीग्राम के माध्यम से कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।